आज जो जो चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं या हाँ चैप्टर ही कहें, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हम अलजेब्रा देखेंगे। तो अलजेब्रा देखेंगे, एवरेज देखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे और परसेंटेज देखेंगे। अगर टाइम मिला तो इससे भी आगे देखेंगे, नहीं तो और आखिर में मैं बता दूँगा कि इससे पहले और कौन कौन से चैप्टर करा दिए गए हैं। और ये शायद हो सके तो आखिरी वीडियो होगा कोर्स कंप्लीट का, क्योंकि उसके बाद मैथ कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट रीजनिंग रहेगा। उसके बाद देन हमारा टेक विज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी रहेगी। आप कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, जानना हो या कुछ भी नॉलेज क्वेश्चन ना सॉल्व हो, वो सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे, ये इस तरीके से होगा। हमारा कोई भी टॉपिक में डेफिनेशन होगा, टाइप होगा, एग्जांपल देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को हम समझेंगे, उसके कितने प्रकार हैं वो देखेंगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही प्रोसेस एवरेज में भी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी, परसेंटेज में भी चलेगा। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पहला अलजेब्रा, उस पर चलेंगे हम और जानेंगे अलजेब्रा कहते किसे हैं। अलजेब्रा कुछ नहीं है, ये जो है ये जैसे कि मैथ में कई चैप्टर्स आते हैं। मैथ में जो नंबर का चैप्टर आता है उसमें हम नंबरों के साथ प्लस माइनस गुना भाग करते हैं। जैसे मैथ में जो नंबर आता है, नंबर जो चैप्टर आता है उसमें हम नंबर्स के साथ 1 2 3 इन्फिनिटी तक उनके साथ हम ऑपरेशन करते हैं। प्लस का, माइनस का, गुना का और भाग का ये ऑपरेशन करते हैं ना। ठीक ये ही मैथ का भी एक दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, जिसके अंदर हम नंबरों को लेटर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर को लेटर के तौर पे अलजेब्रा जो नंबरों और लेटर्स मिलके बनता है। पहली बात ये है, अलजेब्रा लेटर्स और नंबर से मिलके बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। और इसको लिटरल नंबर भी कहते हैं और सिंपली लिटरल भी कहते हैं। इसको लिटरल नंबर भी कहते हैं और सिंपली लिटरल भी कहते हैं। लिटरल्स भी कहते हैं। और अलजेब्रा में ही जो ये लेटर और नंबर है ना, इसी लेटर को कहते हैं वेरिएबल और नंबर को कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, मतलब कि इस चेंज होता रहता है, वेरी करता है। और ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि वेरिएबल का जो एग्जाम्पल है वो है ABC XY Z। हम ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज करते हैं, मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। अल्फ़ाबेट सारे इसी में आते हैं। आपको पता है ये वेरिएबल में जो ये वैल्यू वेरिएबल का जो ये कैरेक्टर है, सिंबल जिसे कहेंगे या साइन कहेंगे, ये किसी न किसी वैल्यू को असाइन करता है, किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करता है। और वो जो वैल्यू जो स्टोर होता है उसमें वो कहीं ना कहीं ये होता है 0.5 3/5 एक्सेट्रा, ये होता है कहीं ना कहीं। अलजेब्रा का जो डेफिनेशन था ये यहाँ तक था। अलजेब्रा अब मेरे ख्याल से अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि अलजेब्रा कहते किसे हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं, नंबर और लिटरल से मिल के बना होता है। लिटरल को हम वेरिएबल कहते हैं, नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल बदलता है इसलिए वेरी कहते हैं। कांस्टेंट फिक्स रहता है, जो 1 2 3 2/5 6 7 फिक्स रहता है। वेरिएबल जो है 1 2 ABC XYZ ये होता है। और कहीं ना कहीं ये वैल्यू असाइन होता है इसमें। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि अलजेब्रा जो ये अलजेब्रा है, इसको तो मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे होता नहीं होता, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कैसे, वो हम आपको बताएंगे अभी।
तो उसी का जो जो अभी तरीका हम बताएंगे, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें पता है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा को लिखने के तरीका को बताता है कि कैसे लिखते हैं। अलजेब्रा में हमें पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल को ही कनेक्ट किया जाता है इसके थ्रू, प्लस माइनस गुना ऑफ और डिवाइड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। एग्जांपल देखें तो ये है, जैसे 2x + 3y - 2xy गुने 45y। यहाँ पे सिंगल करेक्टर है, यहाँ पे डबल कांस्टेंट वेरिएबल है, ये भी देखेंगे, क्योंकि ये जो है ये ना, इसमें अलजेब्रा एक्सप्रेशन में अलजेब्रा के प्रकार होते हैं। प्रकार में होते हैं 4 प्रकार होते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन, 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार में बताता है, अगर सिंगल हो तो उसे क्या कहेंगे, डबल हो तो क्या कहेंगे, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक क्लियर हो गया होगा इतना। तो नेक्स्ट आता है हमारा उसे कहते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला जो होता है वो मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, मतलब एक टर्म, जैसे कि ये पूरा एक टर्म है, एक टर्म होगा। अब पूछोगे टर्म किसे कहते हैं, टर्म के अंदर कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मोनोमियल में कोई एक टर्म होगा, जैसे कि एक ही टर्म, एग्जांपल 4x या 3x² AB, ऐसे करके सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है। या फिर 2xy ऐसे करके एक टर्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, वो है बाइनोमियल। नाम से ही पता लग रहा है, बाइनोमियल माने कि दो की कुछ बातें होगी। तो इसमें जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल और नंबर्स आगे इसमें कंबाइन हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर अलग अलग हो, लेकिन ज़रूर वेरिएबल ज़रूर इसमें अलग होगा, और वो अलग अलग वेरिएबल उस ऑपरेशन से जुड़ा रहेगा जो यहाँ पे मैंने ऊपर बताया कि कैसे अलजेब्रा एक्सप्रेशन को शो करते हैं, उसके थ्रू जो कनेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू कनेक्ट होगा। इसमें से कुछ भी चीज़ यूज करके वो आपस में कनेक्ट होगा, दो टर्म्स को कनेक्ट करेगा। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म्स होता है तो उसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं तो उसे कनेक्ट करने की जरूरत होती है, तो वो कनेक्ट इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे x - 3y 4a² b - 6c etc, यानी कि और भी बहुत कुछ। यहाँ पे दो दिख रहा होगा, वेरिएबल दो है। कांस्टेंट भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल नहीं, 1 कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 4a² b - c, यहाँ पे आप देखोगे तो वेरिएबल अलग अलग, a b c अलग अलग वेरिएबल है, और वो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे एक टर्म ये बनाया, एक टर्म ये बनाया, इन दोनों टर्मों को इसके थ्रू जोड़ा है। यहाँ पे भी दो टर्म, एक टर्म x है, एक टर्म 3y, इन दोनों टर्मों को इससे थ्रू जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा जो है वो है ट्राइनोमियल। ये ना कहीं 3 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, ये 1 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे xy x² y² - 3xy, ठीक है। और ओवरऑल आखिरी जो है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को ये कंटेन करता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ये कहीं ना कहीं दो और मोर या उससे भी ज़्यादा, मोर देन 2 टर्म्स, दो या उससे भी ज़्यादा 2 टर्म्स वाले को कंटेन करता है। एग्जाम्पल देखेंगे,
ओवरऑल कहा जाए ना, तो जैसे वहाँ पे 1 टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म था, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता यहाँ पे। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 6z माइनस 3ab प्लस c। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओवरऑल बताने का मतलब यही था कि 3 से ज़्यादा होगा वो। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले में ट्रायनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ऊपर में 2 टर्म्स 1 टर्म्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, इसने नहीं बोला कहाँ तक, नहीं कहीं तक जा सकता है वो। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देख ले क्योंकि पेज पलटने वाला है। उसके बाद हम लाइक टर्म देखेंगे। लाइक टर्म क्या होता है, ये भी अलजेब्रा के ही फैक्टर्स हैं, यानी कि पार्ट्स हैं। इसमें बताएगा आपको कि जो जो लाइक टर्म्स का मतलब भी होता है कि सेम हो, यानी कि उसमें जो कांस्टेंट तो सेम रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल से फ़र्क पड़ता है। वेरिएबल उसमें सेम रहेगा, हर टर्म में वेरिएबल सेम होगा। हमें पता है टर्म्स क्या है, टर्म्स हमें पता है, ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है टर्म्स को। टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो सब में सेम होगा, उसी को लाइक टर्म्स कहेंगे। और इसी का उल्टा अनलाइक टर्म्स होता है, जिसमें वो वेरी करता है, नहीं कि अलग अलग रहता है। तो मैं सीधे एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अनलाइक टर्म जो होता है उसमें 3x², अनलाइक टर्म का एग्जांपल है 3x², 3y4xy² और 5xy। यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे y पे स्क्वायर है, यहाँ पे किसी पे स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पे अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन लाइक टर्म्स में आप देखोगे x पे स्क्वायर, इधर भी x पे स्क्वायर, इधर भी x पे स्क्वायर, y पे 1 का स्क्वायर, y पे 1 का स्क्वायर, y पे 1 का स्क्वायर, यानी कि y पे पावर 1 है और वहाँ पे x पे पावर 2 है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे सेम है, लाइक टर्म में सेम है, लेकिन अनलाइक टर्म में अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी का फॉर्म होता है। इक्वलिटी के फॉर्म के तौर पे कहूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इक्वल से लेफ्ट साइड में, इक्वल के राइट साइड, जैसे ये इक्वल, इससे ये होता है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो वैल्यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी बताता है कि वो बराबर है, और इक्वलिटी बराबर होता है। और कंडीशन उसमें वेरिएबल पे होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी वेरिएबल होगा उस पर कंडीशन होगा कि वो उसका वैल्यू जो है कहीं ना कहीं उसी में है। उसको ऐसे इधर से इधर ले जाओगे, उधर से इधर लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे तो वैल्यू को एक तरफ करके फिर उस तरीके से जो वैल्यू सॉल्यूशन निकाला जाता है एक्स का किसी भी वेरिएबल का, तो कंडीशन जो है यहाँ पे जो लगता है वो वेरिएबल पे लगता है। इक्वलिटी में साइन में लेफ्ट साइड आर साइड दोनों बराबर होते हैं। इस इक्वेशन में अगर कोई भी वेरिएबल है, लेफ्ट हो या राइट हो, कंडीशन उसी पे लगने वाला है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पे होगा x - 5 = 15। तो कहना चाह रहा है कि इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ बराबर है, इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ बराबर है। अब कंडीशन लगा है x पे कि x की वैल्यू कितना होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, ये 15 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अच्छा, ये तो था इक्वेशन के बाद। अच्छा, इक्वेशन हो गया तो अब हमें पता करना है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। फिर सॉल्यूशन कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल जो है सेटिस्फाइड होता है, वेरिएबल सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, यानी कि वेरिएबल सेटिस्फाइड होगा वो तरीका है। ये कहने का मतलब ये है कि जिस वैल्यू अगर x = 20 है, अगर इस पर ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं इस पर। और इस पर सेटिस्फाइड कैसे, वो चेक करने के लिए उसमें हमें पता है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं, ये इक्वल टू खुद कहता है। तो अगर ये कहता है तो यहाँ पे क्वेश्चन x - 5 = 15 है, तो कहीं ना कहीं ये x - 5 और ये 15 दोनों बराबर है। ये कहना चाह रहा है ऐसा कौन सा x का वैल्यू है जिस पे मैं 5 माइनस करूँ तो 50 आ जाए, दोनों तरफ 50 आ गए, बात बराबर है। तो हमें पता है x का 20 वैल्यू है जिस पे अगर 5 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, और ये सही बात है। तो इस पर सॉल्यूशन सेटिस्फाइड है, तो x की वैल्यू वही है। तो इसीलिए कहा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू सेटिस्फाइड हो। हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा आपको। एग्जांपल सबसे पहला है
एग्जाम्पल जो सबसे पहला है वो कहता है ए इजकल टू बी है, सॉरी ए इजकल टू 2 है एंड बी इजकल टू 3 है। तो बताओ तो वैल्यू आप फाइंड कर लो, इसका क्या होगा। 6a² प्लस 6 नहीं सिर्फ b² प्लस 5b। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये पता करना है आपको। तो हमें पता है ए हमें इतना है, बी हमें इतना है, तो ए कहीं ना कहीं इसमें पुट करेंगे। 6 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 होगा क्योंकि बी इजकल टू 3 है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 2 24 प्लस 9 प्लस 15। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो वही इसका वैल्यू होगा। और वो जो होगा वो होगा कितना, वो होगा 24 में 9 जुड़ेगा 33 प्लस 15 इक्वल टू आए 48। तो यही इसका आंसर था। हमें पता है इस एक्सप्रेशन को, अभी मैं ओवरऑल सब कुछ क्लियर करता हूँ। देखो ये जो सबसे पहला इक्वेशन क्या था, 6a² प्लस b² प्लस 5b, और ये इक्वल है किसके, 48 के इक्वल है ना। अब तुम यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे वो 48 अगर आ गया इधर भी और इधर आई ऑलरेडी, जो अगर दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो गया मतलब हमारा a और b का वैल्यू सही है। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन निकला है उसको हम डाल के चेक कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन है वो हमारा सही है या गलत है, वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और इन तीनों टर्म को इस ऑपरेशन से जोड़ा गया प्लस माइनस से, और इनको क्या कौन सा हम क्या कहेंगे, इसे बायनोमियल का ट्रिनोमियल कहेंगे क्योंकि 3 टर्म है। तो ये 3 टर्म है। यहाँ पे भी इक्वलिटी के LHS एंड RHS इक्वल है। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ अलजेब्रा का एक बेसिक था, लेकिन अलजेब्रा जो है वो कोई छोटा मोटा कोई चैप्टर नहीं है, ऑलरेडी एक अलग नाम लेके बैठा है मैथ की बुक में। तो अलजेब्रा एवे ही नहीं नाम लेके बैठा हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो खासियत है, तो उसमें खासियत है। तो अब उसके बारे में देखेंगे कि अलजेब्रा के अंदर और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो देखेंगे अलजेब्रा के अंदर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, कुछ नहीं टोटल 12 फार्मूला है। उन 12 फार्मूलाज को हम देखेंगे, उसके बाद उस पर सॉल्व करेंगे। देन इसी से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो ओवरऑल टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ। तो पहला जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला जो है वो है a प्लस b²। तो इसका जो होगा एक सॉल्यूशन ये होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा जो होगा वो ये होगा a माइनस b² प्लस 4ab। ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है a माइनस b² इक्वल टू में पहला जो होगा वो ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b², और दूसरा जो होगा वो ये होगा a प्लस b² माइनस 4ab। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है तीसरा, वो है नॉट ब्रैकेट a² प्लस b²। तो वो होगा उसका पहला जो होगा वो होगा या तो a प्लस b² माइनस 2ab, a प्लस b² में से माइनस 2ab निकाल देंगे तो a² प्लस b² ही तो रह जाता है। और दूसरा जो देखेंगे वो होगा कहीं ना कहीं a माइनस b² में से अगर हम माइनस जगह पे प्लस वाला b² हम निकाल दें a b, तो भी इक्वल होगा a² प्लस b² के। चौथा जो फार्मूला देखेंगे वो होगा a² माइनस b² जो होता है वो बराबर होगा a प्लस b के और a माइनस b के। ठीक है। उसके बाद पांचवा फार्मूला है वो है
पांचवा फार्मूला जो है वो है ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर होगा, प्लस में बी स्क्वायर होगा, प्लस में सी स्क्वायर होगा, फिर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca होगा। ठीक है, इसके बाद छठा जो होगा वो देखेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो वो जो होता है वो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। साथ में देखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो वो कहीं ना कहीं बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, जो बराबर होता है वो 4ab के बराबर होता है। आठवां जो देखेंगे वो होगा ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब जो होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद नौवां देखेंगे वो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दसवां जो देखेंगे वो होगा दसवें का पहला, दसवें में दो है, पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा ए प्लस बी, उसके बाद होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद और ये दूसरा जो होगा इसमें वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब जो है वो बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के। आपको अगर इतना बड़ा फॉर्मूला इस तरीके से कोई क्वेश्चन रखा हुआ मिले, ठीक है ना, तो आप उसका सॉल्यूशन चुटकी में दे सकते हो। आप सीधा उसमें से पता होगा आपको ए और बी कितना है, आप सीधा ए और बी को प्लस करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कितना ये टाइम बचाएगा अलजेब्रा एक्सप्रेशन का ये फार्मूला, वो आपको ये फार्मूला देखने में पता लग रहा होगा। तो 10वें का 2 हो गया, 11वें में भी 2 फार्मूला है। तो 11वां देखेंगे, 11वें का पहला फार्मूला जो है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, वो इक्वल होगा ए माइनस बी के। ठीक है, 10वां और 11वें में जो दूसरा है वो दोनों सेम है, बस माइनस का अंतर है। उसके बाद 12वां देखेंगे, 12वां में एक ही है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 1, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट 1 प्लस 3abc। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लो, इसी फॉर्मूला पे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो ये जानना कि ये फार्मूला कैसे आया है या कैसे निकला है, कैसे ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर आप जानना चाहते हो कैसे ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप कमेंट में तो नहीं बोलना, आप डायरेक्ट ही फ़ोन पे बोल सकते हो। आप मुझे फ़ोन पे बोलना, मैं एक क्वेश्चन को बता दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये फार्मूला निकलता है, तो आपका पता लग जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चनों को तो निकाल नहीं सकते, लेकिन तरीका सबका सेम होता है, इसलिए एक क्वेश्चन भी बता देंगे हम, तो सबका सेम है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हम एवरेज नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने एवरेज पहले ही आपको समझा दिया है। अब ओवरऑल हम नए चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चलते हैं। मैंने ना प्रीवियस में अभी कुछ फार्मूलाज पढ़ाया था, मैंने कहा तो उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन देखेंगे। मैंने वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो एग्जांपल और क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप करंट टाइम पे मेरे साथ हो, कॉलिंग पे करें,
तब मैं वो क्लियर करूँगा आपको मैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो के लेक्चर के थ्रू कोई क्वेरी रह जाए तो उसका वो दिक्कत हो आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो, वो सारे क्वेश्चन फार्मूला पे बेस्ड सॉल्व है। तो मैं चाहता हूँ सामने सामने होंगे, आमने सामने तो नहीं होंगे, मैं मतलब आमने सामने से नहीं था, मैं मतलब था लाइव इंटरेक्ट हो रहे होंगे आपस में, हम दूसरे कॉलिंग पे रहेंगे लाइव, तो हम इसको कर सकते हैं और वो अच्छे से होगा तभी। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया और नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसे भी शुरू करते हैं। चैप्टर जगह नाम है जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो कहते किसे हैं, है ना। रेशियो किसे कहते हैं ये जानने से पहले जानना होगा फ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन का ही होता है। और फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर जो शो करता है वो कहीं ना कहीं किसी एक नंबर, ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का वो टुकड़ा शो करता है, यानी कि उतने टुकड़े किए गए हैं उस चीज़ के, वो बताता है। और जो न्यूमरेटर होता है वो बताता है उन टुकड़ों में से कितने हिस्से को हमने कंसीडर किया है, कितने हिस्से को हमने लिया है, उसको बताता है। और इसी तरीके को अगर एक्स मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि जो रेशियो एक्स का इस टू वाई फ्रैक्शन में है, कि एक्स का रेशियो वाई फ्रैक्शन में है, कहीं ना कहीं एक्स जो है वो वाई में ही होगा, क्योंकि एक्स जो है वो न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है, तो वाई बताएगा कि ये वो किसी भी ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, तो कितने टुकड़ा है वो नंबर के थ्रू से होगा। और एक्स जो होगा वो भी नंबर के थ्रू से होगा, वो बताएगा कि इस टुकड़े में से हमने इतना हिस्सा लिया है। और इसी चीज़ को एक्स रेशियो वाई के लिए, वाई के तरीके से लिखने के लिए हम एक्स ये डॉट डॉट अपर लोअर में होता है, ऊपर नीचे, और वाई इसी तरीके से हम लिखते हैं इसको। और यहाँ पे जो x है उसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, जिसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं, और y को सेकेंड टर्म कहते हैं, जिसे कंसिक्वेंट भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट जिसे y कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहेंगे फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, जिसे फर्स्ट टर्म कहेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देख लें इसके। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसे देख लेते हैं। ये कहना चाह रहा है अगर एक्स अपॉन में वाई, यानी कि एक्स अपॉन में वाई, जैसे कि एक्स रेशियो वाई की बात हम करें, अगर इसमें हम ए का मल्टीप्लाई कर दें, ए जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी कि जिसमें जीरो कंसीडर नहीं है, और हम देखिए तो हम एक्स और वाई दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी सेम वैल्यू, यानी कि ए दोनों में ए कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो जीरो तो नहीं है। अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो दोनों तरफ चेंज नहीं होता, इक्वल का साइन लगा, यानी कि ये पहला वाला एक्स रेशियो वाई का रेशियो, एक्स बाई वाई का रेशियो, और दूसरे में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो दोनों के दोनों बराबर है। इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा यही कहना चाहता है। तो दूसरा कहना चाहता है कि अगर आप डिवाइड करते हो नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मतलब कि जिसमें जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, नॉट एनी कंसिडर, ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो वो भी बराबर होता है। जैसे एक्स रेशियो वाई, ये सिंपल वाला है, बराबर है, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो भी ये आपस में बराबर है। उसका रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ये होता है, जब किसी भी रेशियो का अगर HCF एक आ जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर वो HCF, अगर वो रेशियो टूट रहा है, अगर उसका HCF अभी एक नहीं आया तो अभी और टूटेगा, और सबसे आखिरी में जब उसका एक आ जाएगा तो वो सबसे रेशियो को वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब इससे आगे इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नाम दिया गया है। रेशियो का एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ कि रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा होता है। तो ये जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें 20:25 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे, अभी इसका HCF एक नहीं है, अभी मैंने अगर इसमें जैसे कि पहला रूल की इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, दोनों तरफ करूँगा तो बात बराबर होगा, ये भी बराबर होगा उसके, जब मैं 20/5 कर दूँ इसी रेशियो में, 25/5 कर दूँ, ये दोनों बराबर ही होगा, जैसे हमने इसके प्रॉपर्टी में पढ़ा है। या मैं इसी 20:25 में मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दूँ 1/5 से, तब भी ये बराबर रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, तब भी ये बराबर होगा। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, 4/5, और 4/5 का क्या इससे आगे टुकड़ा हो सकता है, और इसका HCF भी 1 है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इस वाले क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दो रेशियो को
दो रेशियो को दिखाने का तरीका है जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं, जो इसके थ्रू दिखाया जाता है, इसके थ्रू या फिर इसके थ्रू। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ दो रेशियो को दिखाने का। मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया कि कैसे 1:B, C:D, तो ये दो रेशियो है, इसको ये बीच में ये प्रोपोर्शन के थ्रू शो करते हैं, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म, C थर्ड टर्म, D फोर्थ टर्म है। और जो एक्सट्रीम टर्म्स मतलब होता है बाहरी हिस्सा। बाहरी हिस्सा इसका A और D है, इसको एक्सट्रीम कहेंगे। और इसका मीन्स मतलब अंदर का, अंदर B और C है तो इसको मीन्स कहेंगे। और पता है A:B प्रोपोर्शन C:D को हम A/B = C/D लिख सकते हैं। और इसको हम A गुने B बाय क्रॉस मल्टीप्लाई B = B गुने C होगा। यहीं पे है, देखो A और D वो एक्सट्रीम है, उसका मल्टीप्लाई बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यही कह रहे हैं ना, ये चीज़ यही बताना चाह रहे हैं ना। तो फिलहाल प्रोपोर्शन के बारे में ये था। अभी और है इसका एक और एग्जाम्पल नहीं, हम एक और है इसका टॉपिक, उसे क्लियर करते हैं। प्रोपोर्शन का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो ये था, जिसमें A:B प्रोपोर्शन B:C है। यहाँ पे जो है ABC उसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो C है वो थर्ड टर्म होता है AB का, और यही फोर्थ टर्म भी होता है जब AB का। ठीक है, उसके बाद A:B प्रोपोर्शन B:C को हम सबसे पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं A/B = B/C। अब यहाँ पे B सेम है तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से एक तरफ कर देंगे, B = A गुने C, और फिर हम B² = AC लिखेंगे, फिर इसका ये स्क्वायर जाके उधर रूट बन जाता है। उसके बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है पहले सारा टॉपिक्स क्लियर कर देना, उसके बाद देन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने कहा जैसे कि इस वीडियो का आखिरी है इस बुक का, इसलिए मैं चाहता हूँ खींच दूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जिसे देखो, जैसे कि 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक्सप्रेशन में शो करके दिखाता हूँ। अब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं वो सब बताता हूँ। तो इसको मैं 30:40 कर सकता हूँ, इसको मैं 50:60 कर सकता हूँ, और इनको मैं प्रोपोर्शन शो कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैं 30/40 कर सकता हूँ, उसके बाद 50/60 कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आता हूँ, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाने के बाद मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो 3/4 होगा और यहाँ पे 5/6 होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 3:4 प्रोपोर्शन 5:6, यही चीज़ तो ये है कि ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ओवरऑल मैं यही इसी फॉर्मूला से सारा कुछ का रिवाइज कराता हूँ पीछे का। तो मैं पता है यहाँ पे 3 और 6 एक्सट्रीम है, और मैंने कहा 5 और 4 मीन्स है, और मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है। यहाँ पे 6, देखो आप ध्यान से देखने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखेगा। 5 4 जा 20, 6 3 जा 18 बराबर नहीं है, यानी कि ये गलत चीज़ है। मैंने रेंडमली नंबर ले लिया था, इसीलिए ये दिक्कत आया है। ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल क्लियर हो चुका है ना। अभी सॉल्यूशन नहीं आया, चलो हम दूसरा भी एग्जांपल लेके कर लेंगे। यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या पता है, इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे सेकेंड टर्म कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, और इसको फोर्थ कहेंगे। ठीक है, चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 30, 40, 45 और 60। हम एक्सट्रीम वैल्यू और इंटरनल वैल्यू को लेके हम करेंगे। सबसे पहले हमें यही प्रूव करना है ना इसमें, तो हम वही कर लेते हैं पहले। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3 4 3 4। आप सोचोगे 3 4 3 4 क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये 3 4 3 4 देखो, ये 30:40 है और ये 45:60 है। अगर 15 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 53 जा 45, 15 4 जा 30। लेकिन यहाँ पे आप अगर 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 दोनों तरफ बराबर आ गया ना, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे तो इसका एक्सट्रीम और इसका मीन्स दोनों बराबर है कि नहीं है। ये भी 12, ये भी 12। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इस वाले टॉपिक पे बेस है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं।
मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सेकेंड, वो दूसरा वाला फॉर्मूला पे बेसिक एग्जांपल है जहाँ पे 30:x प्रोपोर्शन x/25। यहाँ पे वैल्यू x सेम है, ये यहाँ पे ठीक है। ऐसे A/B प्रोपोर्शन B प्रोपोर्शन C। यहाँ पे C जो था वो थर्ड था किसके, AB के, और ये यही फोर्थ है किसके, ABB के। समझ में आया? यही C थर्ड है किसके, AB के, यही फोर्थ है ABB के। ठीक है, उसके बाद इसका भी एक्सट्रीम, ये इंटरनल। ठीक है, और उसके बाद हमें पता था इसका जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से A/B=B/C बाय क्रॉस मल्टीप्लाई B² = C देन B=C²। नहीं, अंडर रूट हो जाता है ना, ये स्क्वायर उधर जाकर, हाँ अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं x और x ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आ जाएंगे x इसी तरीके से, तो x² हो जाएगा ये, और यहाँ पे 36 × 25 होगा। ठीक है, और उसके बाद इस पे ये रूट बन जाएगा, रूट लग जाएगा 36 पे 25 पे, 36 × 25। ठीक है, या तो एक तरीका आप पहले इसका मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देन उसको आप स्क्वायर रूट निकालो, या दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ही दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 36 का 6, 25 का 5, अब देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू अब रूट थोड़ी ना रहेगा, अब तो ये टूट चुका है, अब जो वैल्यू होगा 30, तो 30 इसका आंसर है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है परसेंटेज। परसेंटेज जो है ऐसे कुछ, ये कुछ खास नहीं है। परसेंटेज बस एक तरीका है नंबरों को शो करने का। जैसे कि मान लो किसी के नंबर 20 में से 40 है, 20 में से 40 नंबर नहीं आते किसी के, 40 में से 20 नंबर है। ठीक है, तो वो क्या हर जगह ऐसे बोलता फिरेगा मैं 40 में से 20 है, 40 में से 20 है, 40 20 में 20 है। ये बोलने में भी कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, लिखने में भी जगह कंज्यूमिंग है, और कहीं ना कहीं एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, सब कुछ इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है। तो वो ज़्यादा लगना ना पसंद नहीं आ रहा था। तो एक शॉर्ट फॉर्म तरीका, जिसको बात वो भी वही कहे जो ये इस तरीके से कहा जा रहा है, वो भी उस तरीके से वही बात कहे। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को कहने का तरीका निकाला गया परसेंटेज और कुछ नहीं है, वो वही नंबरों का बताता है कितना हिस्सा इसका है नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया था कि 40 में से 20 आया नंबर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आधा दिखेगा आपको, क्योंकि आप इसे काटोगे तो 1/2 आएगा, 2 आ गया तो ये 1/2 मतलब आधा ही होता है, आधा मतलब 50%। ठीक है, ये तो मैं बहुत ईजी था तो इसलिए हमने मुजवानी या फिर भी बता दिया। लेकिन इस तरीके में परसेंटेज में ही बड़े बड़े सवाल होते हैं, उसको सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। तो परसेंटेज ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन हम फिर भी परसेंटेज के हर टॉपिक बाय टॉपिक में फार्मूला लेके सब पे एक एक एग्जांपल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, अगर हम फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदले तो किस तरीके से बदलते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कोई पूछे कि 4/6 कितने परसेंटेज हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेंगे इसी को लेंगे, सबसे ऊपर वाले को जो हमने किया था, ताकि ईजी हो समझ में। 1/2 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, 1/2 का मतलब सबको पता है हाफ होता है, हाफ का मतलब सबको पता है 50 होता है। 1 एक नंबर है जिसको सबको पता है 1 मतलब फुल होता है, और फुल का मतलब 100% होता है। परसेंट का साइन ऐसा होता है, परसेंटेज साइन ऐसा होता है, सिंबल है परसेंटेज का। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले अब दूसरा एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। उसके बाद सबसे पहले लेंगे 85/100। ठीक है, ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन में को अगर हम किसी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में शो करना हो तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही जो वैल्यू सॉल्व हो जाएगा वही परसेंटेज होगा। तो आपको पता है ये 100 से 100 कट जाएगा, 85% आ जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8/10, इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी कहीं ना कहीं परसेंटेज शो कर देगा, 80%। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे कि हम डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा देखेंगे हम डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कह रहा हूँ परसेंटेज में। तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं, आसानी होगी। 0.5 एक डेसिमल नंबर है, इसमें सिर्फ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 × 100, अब इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज जो आएगा 50% आएगा। लेकिन ये अभी डेसिमल में है, अभी डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में बदलेगा, फ्रैक्शन से फिर तो हमें आता ही है। चलो देखो, अब चीज़ें और आसान भी चल जाएगी।
अब से अच्छा इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं 5/10 कह सकता हूँ, इसको मैं 1/2 भी कह सकता हूँ। तो ओवरऑल इसको मैं 50% भी तो कह ही सकता हूँ। तो पहले डेसिमल से हमने किस में बदला, फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से किस में बदला, किसी में नहीं, सीधा परसेंटेज में बदला। अभी भी तो ये फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो डेसिमल में से फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। मैं इसका और एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत आसान था ये। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशियो से, हमने रेशियो भी पढ़ा है, तो हम रेशियो से भी फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। सॉरी मैं बार बार गलत चीज़ बोल देता हूँ, रेशियो से परसेंटेज, ठीक है। वो देखेंगे, जैसे सबसे पहला एग्जांपल जैसे 3:2:5, ओके 2:5 है, तो ये भी पहले फ्रैक्शन में बदलेगा। जब फ्रैक्शन में बदल गया तो चीज़ें तो आसान हो ही जाती है। तो उसके जब फ्रैक्शन में बदलेगा तो ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 में हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज दे देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो परसेंटेज आ जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करें, मैंने काट पीट नहीं किया है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी दिक्कत आता है सॉल्व करने में भी तो आप मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को क्या हमने परसेंटेज में बदल दिया, लेकिन कभी कल जरूरी थोड़ा किसी पूछेगा कि इसका कितना परसेंट होगा, ये वो ये भी तो पूछ सकता है इतना परसेंट का कितना हिस्सा होगा, यानी कि इतना परसेंट का क्या मतलब, परसेंट से भी तो कुछ पूछ सकता है ना। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को हम टाइप बी मानते हैं और हम उसमें देखेंगे। ये हमारा टाइप ए था जिसमें हमने किसी चीज़ को परसेंटेज में बदला। अब हम परसेंटेज को बहुत सारी चीज़ों में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्योंकि हमने फ्रैक्शन से शुरू किया था, तब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है जैसे 25% था, 25% हमें कैसे बदलेगा, कितना है। अब यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब सिर्फ ये परसेंटेज का मतलब सिर्फ ये सिंबल ही नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, क्योंकि जो भी कुछ होने वाला है 100 से ही होने वाला है, ठीक है। इसलिए इस परसेंटेज का मतलब 100 है, 100 है तो इसको हम लिख देंगे और ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप चीज़ों को नोटिस करिएगा, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यही अंतर है बस। परसेंटेज से अगर आप किसी और फॉर्म में निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना होगा। अगर आपको किसी और चीज़ से परसेंटेज में लाना है तब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अब ये कट जाएगा, 1/4 वैल्यू आ जाएगा। मेरा लाइट हिल रहा है, जस्ट वेट। तो ये हमारा पहला था, इसका हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में हमें याद है जैसे कि हमने दूसरे में डेसिमल से फ्रैक्शन में बदला था। यार मैं जब भी देखो तो गलत बोलता हूँ। डेसिमल से हमने परसेंटेज में बदला, तो यहाँ पे भी हम परसेंटेज से पहले डेसिमल में बदलेंगे, परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं 50 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत आसानी होगा समझना। 50% यानी कि 50/100 होगा, 100 होगा, ये 0 कट गया, ये सबसे पहले फ्रैक्शन में आएगा, उसके बाद ये 0.5 आ जाएगा, तो डेसिमल में आ गया। सो सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो था हमारा रेशियो था, जैसे कि हमें याद है, तो हम देखेंगे कि अब हम परसेंटेज है ना, हमारा एक रेशियो का परसेंटेज था, अब उस परसेंटेज को हम रेशियो में बदलेंगे। परसेंटेज को हम रेशियो में बदलेंगे। तो परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास 20% है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, हर चीज़ में आप कहीं भी देखो। चलो पहले इस एग्जाम्पल समझाने के बाद मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो ये 20% है, तो इसको 20/100 लिखेंगे, 10 से 10 जाएगा, ये 1/5 आएगा। 1/5 को आप बस चेंज कर दो 1:5, सो सिंपल। लेकिन आप कहीं भी देखो हर जगह फ्रैक्शन बीच में ज़रूर आता है, इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं फ्रैक्शन बन रहा है। यहाँ पे किए थे तो, यहाँ पे किए थे तो, यहाँ पे किए थे तो, अब कहीं भी देखो आप उस वाले टाइप ए में भी देखोगे, हमने यहाँ पे किया तब भी फ्रैक्शन, यहाँ पे किया तब भी फ्रैक्शन। अब कहीं भी करो फ्रैक्शन इसके बीच में ज़रूर आता है। तो ओवरऑल फ्रैक्शन के बाद ही हम उसको और डिवाइड कर देते हैं, तो वो पॉइंट में चला डेसिमल में बदल जाता है। और उसी फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो में भी लिख देते हैं, उसी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो सब फ्रैक्शन का ही खेल है।
अब हम परसेंटेज के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। पहला है इंक्रीज परसेंटेज। अगर बढ़ता है परसेंटेज तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कहता है इतना परसेंट था, अब इतना परसेंट हो गया, तो ऐसे फॉर्मूलाज को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। वो ये होता है कि इंक्रीज कितना बढ़ा है, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, उसमें कितना बढ़ गया वो पता कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही मान के रखो, या तो मल्टीप्लाई करना है जब परसेंटेज की ओर जा रहे हो, और जब परसेंटेज में ही हो और परसेंटेज से कहीं और जा रहे हो तो आप डिवाइड करना है, लेकिन 100 से ही करना है जो करना है सो। दूसरा जो है वो डिक्रीज, अगर घटता है तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डिक्रीज कितना हुआ ये पता करना है आपको, और ओरिजिनल वैल्यू में से ही डिक्रीज होगा ना, तो वो ओरिजिनल वैल्यू क्या है और उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। मान लो कहते हैं 10 रुपये था, उसमें 2 रुपये बढ़ गए, तो पूछेगा ना कि कितना परसेंट बढ़ गया, पूछेगा ना कितना परसेंट बढ़ा है। तो वो तरीका है कि मान लो कहता है 50 रुपये थे, सॉरी 50 आम थे, 20 खराब निकले, तो कितना परसेंट खराब निकला ये पूछेगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए था ये फार्मूला। ये ट्यूटोरियल यहीं तक। आगे अभी 3 फार्मूला है। मेरा पढ़ाने का नहीं मन कर रहा है, मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। बस ये 3 फार्मूला आखिरी था, इसी पे मैं रोकता हूँ। हाँ, और वो जो फार्मूला होगा वो मैं कॉलिंग पे डिस्कस कर लूँगा, उससे रिलेटिव कॉलिंग पे। और थोड़ा और काम था कि हर फार्मूला पे बेस पे मैंने जैसे कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व कराना है, वो सब मैं कॉलिंग पे करूँगा। हाँ, उसके बाद ये वीडियो लाइट आएगी तब जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर फूक गया है, वो तो अभी मेरे सामने फूका है, और मैं अभी घर आ चुका हूँ। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो पता लग ही जाएगा जब वीडियो पहुँचेगा तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे कॉल करूँ। चलो छोड़ो, मैं देखता हूँ। हाँ, बस आज के लिए इतना ही।